हेलो ट्राइबल्स। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था व्हाट इज़ अक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो आप देखने जाते हैं वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक दोनों इन्फ्लेमेशन कराने वाले मीडिएटर्स कौन होते हैं। इसके बाद मैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में जाऊंगा जिसके साथ मैं ग्रैन्युलोमेटस फॉर्मेशन और वुंड हीलिंग एंड रिपेयर दोनों बता दूंगा। तो छोटा सा ही टॉपिक रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसे। तो देखते हैं मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है। मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन वो हर चीज़ है जो इन्फ्लेमेशन कॉज करवाने में हेल्प करेगा। तो अब मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन आर बेसिकली सेल्स या सब्सटेंसेस जो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है उसको फैसिलिटेट करेंगे। तो अब टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं, देर आर टू टाइप्स ऑफ मीडिएटर्स। एक होते हैं जो सेल डिराइव्ड है और दूसरे होते हैं जो प्लाज्मा डिराइव्ड है। प्लाज्मा डिराइव्ड क्या क्या है? प्लाज्मा डिराइव में सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स आएंगे, फॉर एग्जांपल कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, कोएगुलेशन फैक्टर्स, काइनिन सिस्टम। और सेल डिराइव्ड में दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं न्यूली फॉर्म्ड, न्यूली सिंथेसाइज्ड एंड प्री फॉर्म्ड, जो पहले से बने रहते हैं। अब प्री फॉर्म्ड में जो पहले से बने रहते हैं, जो स्टोर्ड रहते हैं, वो सब क्या होते हैं? हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया। ये दोनों अपने आप में मिला के वेजो एक्टिव अमीन्स है। वेजो एक्टिव से सिंपल समझ में आ रहा है ये अपने वास्कुलर सप्लाई पे अफेक्ट करेंगे। और न्यूली सिंथेसाइज में क्या होता है, जब कोई ज़रूरत पड़े तब इन्हें प्रोड्यूस किया जाए। तो उसमें आगे साइटोकाइंस, कीमोकाइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रीन्स, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सब हो गए। तो अब सबसे पहले देखते हैं प्री फॉर्म में क्या मिला है। प्री फॉर्म में सबसे पहले देखते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन का सोर्स क्या है? हिस्टामिन का सोर्स होता है मास्ट सेल्स के बेसिकली ग्रैन्यूल्स, बेसोफिल्स एंड प्लेटलेट्स यहाँ से निकलता है, जिसमें से मास्ट सेल सबसे हाइयर उसमें निकालता है। अब रिलीजिंग स्टिमुलस या इंड्यूसर क्या होता है इसका इंड्यूसर होता है फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल इंजरी। कोई एंटीजन प्रेजेंट आया, जो फॉर एग्जांपल एंटीजन आया, उसे आईजी के सरफेस, मास्ट सेल के आईजी सरफेस ने उसको वो किया, क्या बोलते हैं उसे, स्टिमुलेट किया या उसे रिकॉग्नाइज किया, तो हाइपर सेंसिटिविटी होगा। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इस टाइम पे भी हिस्टामिन रिलीज होता है। और क्या क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम प्रोडक्ट्स हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल एनाफाइलोटॉक्सिन्स, तो C3A, C5A, ये दोनों एनाफाइलोटॉक्सिन्स हैं। तो ये हो गया। अब क्या हुआ? एंटीबॉडी या कॉम्प्लीमेंट या न्यूरोपेप्टाइड या साइटोकाइंस, ये सारे मास्ट सेल को स्टिमुलेट करके डी ग्रैन्युलेशन करवाएंगे। डी ग्रैन्युलेशन मतलब जो ग्रैन्यूल्स हिस्टामिन को लेके रखे थे उन्हें रिलीज़ करवाएगा, हिस्टामिन रिलीज़ करवाएगा। न्यूरोपेप्टाइड कौन कौन से? फॉर एग्जांपल सब्सटेंस पी। साइटोकाइंस कौन से? इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 8 ये काम करते हैं। ये हो गया। अब क्या आता है? एक्शन क्या क्या होता है? अब हिस्टामिन का हमें पता है, मैंने बहुत अच्छे से इसमें भी बताया था कि हिस्टामिन एक्यूट इन्फ्लेमेशन बताया था, हिस्टामिन वासोडाइलेशन कराता है। तो आर्टेरियोल वासोडाइलेशन करा रहा है, वेन्यूल्स का वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करा रहा है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इमीडिएट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। इसके कारण क्या होगा? दिस प्रोड्यूस इंटर एंडोथीलियल गैप्स इन वेन्यूल्स। इंटर एंडोथीलियल बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई पाइप को मैंने बहुत फोर्स से बड़ा कर दिया, वो एकदम स्ट्रेच आउट हो गया, तो देर आर चांसेस ना कि वहाँ पे होल्स प्रेजेंट हो कि लीक आउट करे चीज़ें, तो वैसी टाइप की चीज़ होगी। तो ये हो गया। और ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कराएगा। ये इंट्रा एंडोथीलियल गैप्स बनाता कैसे? इट बाइंड्स टू द माइक्रोवास्कुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द एंडोथीलियम। एंडोथीलियम में एक माइक्रोवास्कुलर रिसेप्टर होता है, उस पर एक्ट करके ये इंटर एंडोथीलियन गैप्स को बनाता है। ये हो गया। अब आते हैं किस पे? सेरोटोनिन पे। सेरोटोनिन क्या करे? अब सेरोटोनिन के सोर्सेज क्या क्या है? सबसे पहले सोर्सेज है प्लेटलेट्स, न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स, GIT में प्रेजेंट हुए, ये सारे होते हैं। अब इसका एक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज ए न्यूरोट्रांसमीटर इन GIT एंड CNS, ये इन दोनों में एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है। अब एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स, तो इसको हम शॉर्ट में AA बुलाएंगे। तो क्या है? फॉस्फोलिपिड्स जो हमारे सेल मेम्ब्रेन में ये सब जगह पे फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट है, उस पर फॉस्फोलाइपेज एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा? फॉस्फोलाइपेज।
अब फॉस्फोलाइपेज एक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म एराकिडोनिक एसिड। अब यही एराकिडोनिक एसिड पे दो टाइप के एंजाइम्स हमारे काम करते हैं, एक होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज, दूसरा होता है लाइपोक्सीजिनेज, लॉक्स एंड कॉक्स। तो लॉक्स तो हमने ये लॉक्स एंड कॉक्स। कॉक्स भी तो हमने देखा है दो टाइप के होते हैं। ऑटोकॉइड में इनके बारे में ज़्यादा ओपनली हम पढ़ पाएंगे, तो वो फार्माकोलॉजी में ही रहने देते हैं, हम भी पैथोलॉजी पे आते हैं। साइक्लोऑक्सीजिन, अब साइक्लोऑक्सीजिनेज जब एराकिडोनिक एसिड पे काम करेगा तो इट विल फर्स्ट फॉर्म प्रोस्टाग्लैंडिन G2, सॉरी यहाँ पे मैं G लगाना भूल गया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऐड करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन G2 फॉर्म होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन G2 फॉर्म होने के बाद ये फॉर्म करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन H2। प्रोस्टाग्लैंडिन H2 अपने आप में तीन चीज़ें बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, प्रोस्टाग्लैंडिन D2, E2 एंड F1 अल्फा, एंड स्टार्ट में बनाता है थ्रोम्बोक्सिन A2, TXA2। तो अब इन सब का काम क्या क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 अपने आप में इट इज़ प्रेजेंट ऑन वास्कुलर एंडोथीलियम। अब वास्कुलर एंडोथीलियम में प्रेजेंट है तो वो कुछ तो करेगा, ये PGF1 अल्फा नहीं हो 2 अल्फा होगा, या PGF2 अल्फा। तो वास्कुलर एंडोथीलियम में PGI2 प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू PGF1 अल्फा एंड इट विल लीड टू वेजोडाइलेशन, एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटरी, मतलब ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन में क्लॉट फॉर्मेशन को रोकेगा ये, और क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी और इडीमा फॉर्मेशन को बढ़ाता है, ज़्यादा लीक आउट करवाता है। तो ये करेंगे। अब PGD2 और PGD2, E2 एंड F2 अल्फा क्या करा रहे हैं, ये तीनों मिलके भी यही सेम टाइप की एक्टिविटी करेंगे, और साथ में क्या इनका कुछ इंडिविजुअल रोल भी है। PGD2 क्या कराएगा, PGD2 अपने आप में कीमोटैक्टिक है फॉर न्यूट्रोफिल के लिए कीमोटैक्टिक कराता है, मतलब न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट कराता है। PGE2 का एक और क्या इंडिविजुअल इफेक्ट है, इट इज़ हाइपर एल्जेसिक का मतलब क्या, इट इंक्रीजेस पेन एंड फीवर। ये काम ये ब्रैडीकाइनिन के साथ मिल के करता है, तो वो काइनिन सिस्टम में अलग से देखेंगे। और PGF2 अल्फा क्या कराता है, PGF2 अल्फा अपने आप में यूट्राइन एंड ब्रोंकियल स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2 पे। थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या कराता है, इट इज़ प्रेजेंट इन प्लेटलेट। जब ये एक्टिवेट होगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होगा, इट विल लीड टू प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर। ये प्लेटलेट एग्रीगेटिंग फैक्टर है, मतलब क्या, ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन को, क्लॉट फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, एंड इट विल ऑल्सो लीड टू वेजोकंस्ट्रिक्टर। तो थ्रोम्बोक्सिन A2 ये थ्रोम्बोक्सिन A2 सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ये हमने देख लिया। अब लॉक्स पाथवे में क्या हो रहा है, अब लॉक्स पाथवे में हम ये देखते हैं कि 5 लाइपोऑक्सीजिनेज जब एराकिडोनिक एसिड पे काम करेगा, इट विल फॉर्म 5-HPETE, जिससे फॉर्म क्या होगा, 5-HETE। ये 5-HETE अपने आप में कीमोटैक्सिक एजेंट है। अब 5-HPETE दो चीज़ में डिवाइड होता है, या दो चीज़ फॉर्म करता है। पहली चीज़ क्या है, लाइपोक्सिन, एंड दूसरी चीज़ इज़ ल्यूकोट्राइन A4। अब ल्यूकोट्राइन A4 एक तरीके से प्रोजेनेटर जैसा कुछ है। तो ल्यूकोट्राइन A4 से क्या बनता है, ल्यूकोट्राइन B4, एंड उसके साथ बनते हैं C4, D4 एंड E4। तो ये हो गया। अब ल्यूकोट्राइन B4 5-HETE के साथ कीमोटैक्सिक एजेंट है, और क्या, ल्यूकोट्राइन B4 न्यूट्रोफिल एक्टिवेटर भी है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्रिएशन बढ़ाता है, एडिशन ऑफ सेल्स टू एंडोथीलियम बढ़ाता है। ये सेल्स को एंडोथीलियम से रोकेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया था कि यू नीड सेल्स टू अडहेयर टू द मार्जिन ऑफ द सेल्स, ताकि वो अपना एक्यूट इन्फ्लेमेशन के लिए ट्रांससेल्युलर फेस कर सके, ट्रांसवास्कुलर फेस कर सके, सॉरी। अब वहीं पे C4 D4 क्या करते, C4 D4 एंड E4 क्या करते, दीज आर SRS। व्हाट इज SRS, दीज आर स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस के लिए स्लो रिएक्टिव सब्सटेंस, धीरे धीरे एनाफाइलैक्सिस की तरफ जाते हैं। तो एनाफाइलैक्सिस मतलब क्या, ये वेजोकंस्ट्रिक्शन कराएगा, दिस विल लीड टू ब्रोंकोस्पाज्म, एंड दिस विल ऑल्सो लीड टू वास्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज। ये इनका काम हिस्टामिन से भी ज़्यादा होता है।
तो ये हमने देख लिया। अब क्या आते हैं लाइपोक्सिन पे। लाइपोक्सिन क्या करते हैं? लाइपोक्सिन इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। अभी तक सब चीज़ें इन्फ्लेमेटरी इन ओरिजिन इन इन्फ्लेमेटरी इन एक्शन था, ये आ गया एंटी इन्फ्लेमेटरी। एंड फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब क्या? ये कीमोटैक्सिस इनिबिट कराएगा और साथ ही साथ क्या करेगा? ये एडिशन टू एंडोथीलियम कम कराता है। तो ये हमने देख लिया। अब क्या देखते हैं? साइटोकाइंस क्या क्या यूज़ होते हैं। अब साइटोकाइंस में क्या क्या आता है? ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन 4-5 टाइप के हमारे रिलीज होते हैं साइटोकाइंस। क्या क्या हो सकते हैं? TNF ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड इंटरल्यूकिन 17, ये रिलीज होते हैं, जिसमें से TNF IL इंटरल्यूकिन 1 एंड इंटरल्यूकिन 6 इज रिलीज बाय मैक्रोफेजेस। तो ये हमने देखा। अब एंडोथीलियल एक्टिवेशन, ये तीनों मिलके क्या कराते हैं? ये सब मिलके एंडोथीलियन एक्टिवेशन कराते हैं। एंडोथीलियल एक्टिवेशन मतलब क्या? वो सारी चीज़ जिसके कारण हमारा एंडोथीलियम एक्टिवेट होगा। एंडोथीलियम एक्टिवेशन में क्या मिलेगा कि मॉलिक्यूल्स का एडेशन उसमें बढ़ रहा है, परम्यूबिलिटी इंक्रीज और साइटोकाइन कीमोकाइंस का रिलीज और बढ़ना। तो क्या? एंडोथीलियल एक्सप्रेशन ऑफ एडिशन मॉलिक्यूल्स बढ़ना, ल्यूकोसाइड्स और न्यूट्रोफिल्स ये बाकी एडहेयर कर सकते हैं इजीली। साइटोकाइन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, कीमोकाइन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, यूकोसिनॉइड्स इंक्रीज हो जाएंगे, ये सब होगा। और क्या क्या होगा? देयर विल बी ल्यूकोसाइट। अब आएगा ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन। ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन में क्या हो रहा है? TNF अल्फा या ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर ये न्यूट्रोफिल्स को स्टिमुलेट करेगा। इट एक्टिवेट्स न्यूट्रोफिल्स टू अदर स्टिमुलाई, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल टॉक्सिन। अगर कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन आया है तो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर उससे पकड़ेगा कि हाँ ये आया है, तो इसके कारण वो न्यूट्रोफिल को सचेत करेगा कि भाई कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन या कोई और हार्मफुल स्टिमुलस आया है तो तुम्हें एक्टिवेट हो जाओ। तो ये हुआ। अब उसके कारण क्या होगा? जैसे मैंने बैक्टीरियल टॉक्सिन का एग्जांपल लिया, तो क्या होगा? बैक्टीरियल टॉक्सिन आया तो इट विल स्टिमुलेट माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी ऑफ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेंगे और वो माइक्रोबिसाइडल एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा। अब इंटरल्यूकिन 1 और क्या क्या कर रहा है? इट स्टिमुलेट्स फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या होगा? ये ज़्यादा कोलेजन इंक्रीज करेगा। तो फॉर एनी एग्जांपल, किसी टाइम पे चोट लगती है हमें, कोई टाइप का वूंड बन गया है, तो वहाँ पे ये, अब वहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन तो होगा, कोई भी इंजरी में इन्फ्लेमेशन तो आता ही है। तो इंटरल्यूकिन 1 जब रिलीज होगा तो इट विल एक्टिवेट फाइब्रोब्लास्ट जो कोलेजन फॉर्म करेगा, विच विल लीड टू फिलिंग ऑफ द वुंड। और क्या क्या होगा? इंटरल्यूकिन 1 ऑल्सो स्टिमुलेट्स TH17। TH17 क्या कहता है? एक्यूट इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन कैसे कॉज करेगा? TH17 विल रिलीज इंटरफेरॉन गामा विच इज प्रो इन्फ्लेमेटरी विच विल लीड टू acute inflammation। अब क्या आता है? सिस्टेमिक acute phase response। सिस्टेमिक acute phase response क्या रहता है कि एक सिस्टम में जब ये चीज़ हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, उस टाइम पे ये सब क्या क्या रिस्पॉन्स दिखाते हैं। तो TNF अल्फा क्या करता है? इट रिड्यूसेस द एपेटाइट, जिसके कारण क्या होता है? हमारा लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबोलाइजेशन में बैलेंस आता है। तो ये हमने देख लिया। इंटरल्यूकिन 6 क्या करता है? रिलीज अक्यूट फेज रिएक्टेंट्स इन लिवर। ये जितने भी टाइप के रिएक्टेंट्स होंगे जो अक्यूट फेज में काम करेंगे वो उसको लिवर में रिलीज करता है। और इंटरल्यूकिन 17 क्या करता है? इट एक्टिवेट्स द न्यूट्रोफिल्स। और क्या? अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के टाइम क्या हो रहा है? इंटरल्यूकिन 12 एंड 17 रिलीज हो रहा है। 17 का जैसा मैंने बताया, इट रिलीजेस इंटरफेरॉन गामा। इंटरफेरॉन गामा क्या करेगा? इट विल लीड टू ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन एंड इट विल लीड टू मैक्रोफेज एक्टिवेशन विच विल लीड टू एपिथेलॉइड सेल्स। एपिथेलॉइड सेल्स ही मिलके ग्रैन्युलोमा फॉर्म करते हैं। तो ये हमने देख लिया। और क्या क्या है? अब फंक्शंस क्या क्या आते हैं? प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस क्या क्या हो गए हमारे? इंटरल्यूकिन 1, 2, 4, 6, 8, TNF अल्फा एंड इंटरफेरॉन गामा। तो 2, 4, 6, 8 करके याद कर लिया और एक TNF अल्फा याद कर लिए। अब क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी कौन कौन आ रहा है? एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 6, 10, 13, TGF बीटा एंड लाइपोक्सिन्स। लाइपोक्सिन्स तो इजीली याद हो जाएगा अगर एराकिडोनिक एसिड पाथवे अगर पता है तो। एक TGF बीटा याद रखने का है। और 4 और 6 प्रो भी हैं और एंटी भी हैं, तो 4 और 6 याद हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया। बोथ प्रो एंड एंटी कौन है? जैसे मैंने बताया, इंटरल्यूकिन 4 भी है, इंटरल्यूकिन 6 भी है। कैंसर के चेक्सिया कौन फॉर्म कराएगा? इट विल लीड टू TNF अल्फा। ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन जैसे मैंने बताया, इंटरफेरॉन गामा ही माइक्रोफेज को एक्टिवेट कराता है। एक्टिवेटेड मैक्रोफेज इज कन्वर्टेड इनटू एपिथेलॉइड सेल एंड एपिथेलॉइड सेल ही अपने आप में ग्रैन्युलोमा फॉर्म करते हैं। तो इंटरफेरॉन गामा हो गया। फाइब्रोसिस, अब फाइब्रोसिस कौन करा रहा है? जैसे मैंने TGF बीटा फाइब्रोसिस फॉर्म कराएगा। और एंजियोजेनेसिस कौन करा रहा है? VEGF वो
एंजियोजेनेसिस कराएगा। तो ये हमने देख लिया। अब क्या कीमोकाइंस क्या कर रहे हैं? कीमोकाइंस आर बेसिकली कीमो अट्रैक्टेंट्स। क्लासिफिकेशन, अब कीमो अट्रैक्टेंट्स को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसका क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ साइटोसिन रेसिड्यूज। तो कैसे है? सबसे पहले आता है CXC, X इज इक्वल टू सम अमीनो एसिड। अब यहाँ पे AA इज नॉट एराकिडोनिक एसिड, AA इज अमीनो एसिड। तो ये हमने देख लिया। अब अमीनो एसिड क्या कर रहा है? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे मैंने बताया, इसको क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ साइटोसिन रेसिड्यू हुआ है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 साइटोकाइन रेसिड्यू के बीच में एक अमीनो एसिड है जो उन्हें सेपरेट कर रहा है। तो ये फंक्शन कैसे करता है? इट एक्ट्स ऑन न्यूट्रोफिल्स, ये न्यूट्रोफिल पे एक्ट करेगा। इट रिलीजेस इंटरल्यूकिन 8, जो क्या करेगा? सिक्रीटेड बाय एक्टिवेटेड माइक्रोफेजेस एंड एंडोथीलियम। ये क्या करेगा? ये न्यूट्रोफिल ये रिलीज करता है इंटरल्यूकिन 8, जो क्या करेगा? मैक्रोफेजेस और एंडोथीलियम को एक्टिवेट करा देगा। एक्टिवेशन एंड जो क्या, जिसके कारण क्या होगा? ये इंटरल्यूकिन 8 जो रिलीज हुआ, इट विल गो ऑन न्यूट्रोफिल्स एंड इट विल एक्टिवेट एंड कीमोटैक्साइज देम। न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट करेगा और उन्हें लेके आएगा एट द साइट ऑफ इंजरी। अब इसे इंड्यूस कौन करता है? CXC को कौन इंड्यूस कर रहा है? इंड्यूस कर रहा है TNF एंड इंटरल्यूकिन 1। ये हो गए इंड्यूसर्स। अब आते हैं CC कीमोकाइन। CC कीमोकाइन क्या कर रहा है? CC मतलब क्या? 2 साइटोसिन रेसिड्यूज को कोई सेपरेट नहीं किया हुआ है, दे आर एडजेसेंटली प्रेजेंट। अब क्या हो रहा है? एडजेसेंट फर्स्ट टू कंजर्व सिस्टीन मॉलिक्यूल्स। नाउ इट कंटेन्स व्हाट? CC में प्रेजेंट है हमारे कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स, बेसिकली एक्टिवेटर्स एंड कीमो अट्रैक्टेंट्स। तो क्या क्या है? मोनोसाइट कीमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन MCP1, ईओटैक्सिन एंड मैक्रोफेज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन। तो क्या मोनोसाइट को कीमो अट्रैक्ट करने का एक प्रोटीन है, एक ईओटैक्सिन है जो ईओसिन को अट्रैक्ट करेगा, और एक मैक्रोफेज इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन है जो मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करेगा, जिसे हम MIP-1 अल्फा बोलते हैं। अब ये क्या होगा? ये सब क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? दीज अट्रैक्ट मैक्रोफेजेस, ईओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ये सबको कहता है एक्सेप्ट न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के में इसका असर सबसे लीस्ट होता है, जहाँ पे ऐसा है कि मैक्रोफेजेस के लिए तो भी एक अलग से सिस्टम है जिन्हें बुलाया जा रहा है, एक अलग से कोई प्रोटीन है, जैसे कि मोनोसाइट कीमो अट्रैक्टेंट प्रोटीन जो अलग है। बाकी सबका ऐसा है कि ईओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, इन सब के लिए वर्क सुपर इम्पोज है। बेसिकली जो प्रोटीन कीमो अट्रैक्टेंट्स हैं वो इन सबको एक साथ स्टिमुलस भी कर सकते हैं। मैक्रोफेजेस के लिए कुछ अलग अलग आते हैं। तो ये हो गया। फिर आता है सी कीमोकाइन। सी में क्या है? सिर्फ एक ही साइटोसिन रेसिड्यू प्रेजेंट है, दिस इज स्पेसिफिक फॉर लिम्फोसाइट्स। एंड उसके साथ आता है CX3C, जिसमें दो हमारे जो साइटोसिन के वो हैं, दो सिस्टीन के हमारे जो मॉलिक्यूल हैं उन्हें 3 अमाइनो एसिड्स सेपरेट करते हैं, 3 अमाइनो एसिड्स बिटवीन 2 सिस्टीन्स। तो ये हमने देख लिया। इट इज़ इस CX3C क्लासिफिकेशन का एक ही नोन मेंबर है जिसका नाम है फ्रैक्टैल्किन, जिसे हम CX3CL1 भी बोलते हैं। अब फ्रैक्टैल्किन 2 फॉर्म में हमें मिलता है, एक सेल सरफेस बाउंड प्रोटीन के नाम रूप में और एक सॉल्यूबल रूप में। तो सेल सरफेस पे बाउंड के रूप में ये क्या करेगा? इट इंड्यूस्ड ऑन एंडोथीलियम बाय साइटोकाइंस इसे एंडोथीलियम पर रिलीज करवाते हैं। अब ये क्या कराएगा? ये एडिशन बढ़ाता है, मतलब एंडोथीलियम एक्टिवेट कराएगा बेसिकली। तो एडिशन बढ़ेगा तो मोनोसाइट्स एंड टी सेल्स वहाँ पे आके कीमो अट्रैक्ट हो जाएंगे और वहाँ जाके एडहेयर कर जाएंगे और अपना जो भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो चलाएंगे। सॉल्यूबल फॉर्म में क्या कराएगा? सॉल्यूबल फॉर्म में इट इज़ डिराइव्ड बाय प्रोटियोलाइसिस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन। जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन के रूप में इसका लाइसिस कराओ तो सॉल्यूबल फॉर्म में निकलता है। तो ये सॉल्यूबल फॉर्म में निकला तो क्या करेगा? इट इज़ अ पोटेंट कीमो अट्रैक्टेंट फॉर सम सेल इट वाज बाउंड ऑन फॉर द सेम सेल इट वाज। मतलब क्या? अगर ये न्यूट्रोफिल के ऊपर से तोड़ा गया, फॉर एग्जाम्पल ये कोई न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल के ऊपर अगर ये प्रेजेंट था बाउंड, तो इसे प्रोटियोलाइज किया तो ये क्या बना? सॉल्यूबल फॉर्म बन के इट विल मोर एंड मोर अट्रैक्ट मोर न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स के इसके पास लाएगा। अगर ऐसी चीज़ अगर ये किसी लिम्फोसाइट पर प्रेजेंट है, उसके ऊपर ये प्रेजेंट है, इस पे प्रोटियोलाइसिस हुआ,
ये टूट के सॉल्यूबल फॉर्म में आया तो इट विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर लिम्फोसाइट, तो ये और लिम्फोसाइट को अट्रैक्ट कराएगा। तो ये हो गया। अब आते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड पे। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कराता है? नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ बेसिकली इट इज़ अ फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल फॉर्म कराता है। फ्री रेडिकल कौन सा? पेरोक्सीनाइट्राइल, जो अपने आप में माइक्रोबिसाइडल है, जैसे इसका बारे में मैंने पिछली वीडियो में फेगोसाइटोसिस में किलिंग पार्ट में बताया था। नाइट्रिक ऑक्साइड और क्या कहता है? वेसोडाइलेशन कराता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम कराता है। और क्या क्या कराएगा? इट इज़ अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज EDRF। EDRF इज व्हाट? एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सेशन फैक्टर। इसके बारे में मैंने फार्माकोलॉजी में बताया। एंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सेशन फैक्टर मतलब एंडोथेलियम ही नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कराती है जो स्मूथ मसल को रिलैक्स करा के वेसोडाइलेशन करवाएंगी। इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम आर्जिनिन। आर्जिनिन से प्रोड्यूस होता है। आर्जिनिन में अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज इन द प्रेजेंस ऑफ CGMP देंगे तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ई नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज, N नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एंड I नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज। EMI करके हम याद करते हैं चीज़ें, सबको EMI तो पता है, बस EMI की जगह ENI करके याद करना है। ENI तो क्या हुआ? अब ENI हुआ। अब E नॉस किधर प्रेजेंट है? एंडोथीलियम में प्रेजेंट है। N नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूरोनल एंड I इज इंड्यूसेबल। तो ये हमने देखा। अब आते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर में। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर में क्या आते हैं? सोर्सेस क्या क्या है? ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स एंड बेसोफिल्स के सोर्सेस हैं। नाउ इट इज़ अ मोस्ट पोटेंट मीडिएटर। ये बहुत पोटेंट है और ये प्लेटलेट एक्टिवेशन को बहुत हाईली स्टिमुलेट करता है। इसका फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, वास्कुलर परमिलेबिलिटी इंक्रीज एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन इंक्रीज। ये काम है। अब प्लाज्मा डिराइव में आते हैं। प्लाज्मा डिराइव में क्या देखने मिला? कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या है? इट इज़ अ सीरीज ऑफ 20 प्लाज्मा प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर एंड एक्ट्स अपॉन द एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स। अब ये एक्ट करते हैं। ये एक्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले इनएक्टिव प्रिकर्सर का प्रोटियोलाइटिक क्लीवेज होता है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव प्रिकर्सर। इसका एक्टिवेशन कैसे हो रहा है? इसके एक्टिवेशन के 3 पाथवे। एक होता है क्लासिकल पाथवे, एक होता है ऑल्टरनेट पाथवे और एक होता है लैक्टिन मैनोस बाइंडिंग पाथवे। अब इसके पाथवे के बारे में डिटेल में मैं माइक्रोबायोलॉजी या इम्यूनिटी चैप्टर में, जिसको मैं दोनों को मिला के बताऊंगा, उसमें मैं बहुत ओपन ईजिली इसको बताऊंगा। तो अभी बस इतना जानना है कि क्लासिकल पाथवे क्या होता है। यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जो C1 कॉम्प्लेक्स को के साथ जुड़ के क्या करेगा? अब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स और C1 मिले, ये दोनों मिलके C2 को स्टिमुलेट करेंगे, C2 C4 को स्टिमुलेट करेगा एंड C4 C3 को करेगा। तो 1 2 का 4, उसके बाद 3, तो 1 2 का 4 करके याद रखना है 3। तो ये हुआ C3 को एक्टिवेट कराएंगे। ऑल्टरनेट पाथवे क्या है कि कोई एंडोटॉक्सिन या लाइपोपॉलीसैकेराइड है, माइक्रोबियल है, ऐसा कुछ है, वो डायरेक्ट C3 को स्टिमुलेट कर रहा है, डायरेक्ट, कोई 1 2 का 4 नहीं है उसके पास। और लैक्टिन मैनोस बाइंडिंग पाथवे में क्या हो रहा है? मैनोस बाइंडिंग लैक्टिन और वो माइक्रोब के साथ एक माइनस बाइंडिंग लेक्टिन करके एक रिसेप्टर होता है, वो सीधा माइक्रोब के साथ जाके अटैच करेगा और वो वापस 1 2 का 4 पाथवे यूज़ करेगा और C3 को एक्टिवेट करेगा। अब C3 एक्टिवेट हुआ क्या? अब मोस्ट क्रूशियल स्टेप है कि C3 एक्टिवेट हो, क्योंकि C3 एक्टिवेट होगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू C3A एंड C3B। C3A अपने आप में कीमोटैक्सिक एंड एनाफाइलोटॉक्सिन है और C3B अपने आप में ऑप्सोनिन है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में फेगोसाइटोसिस में बताया। अब C3B और C3A दोनों मिला के C5 को एक्टिवेट करेंगे। C5 क्या करेगा? C5A एंड C5B में बदलेगा। अब C5A अपने आप में कीमोटैक्सिक एंड एनाफाइलोटॉक्सिन है, जैसा सेम C3A था, एंड C5B क्या है? ऑप्सोनाइजेशन भी कराता है और क्या करता है? C5B आगे जाके C9 से जाके अटैच होता है। तो C5 और C5B और C9 एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये अपने आप में फाइनल किलिंग स्टेज होता है। ये हमने देख लिया। अब इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? C1 इनहिबिटर। अब जो क्या करेगा? C1 के स्टिमुलेशन को इनहिबिट करा देगा। अब C1 के स्टिमुलेशन को स्टॉप करा देगा, वो कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे को भी रोक देगा। अब अगर C1 इनहिबिटर डेफिशिएंट हो गया तो क्या होगा? दे विल बी लीडिंग टू हेरिडिटरी एंजियोइडीमा विच इज़ अ नॉन पिटिंग टाइप ऑफ इडीमा। और क्या है? एक DAF होता है जिसे हम बोलते हैं डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। इसको पहचानने के लिए एक मार्कर होता है CD55।
इट इनहिबिट्स द एक्टिवेशन ऑफ C3। एक और आता है MIRL। MIRL इज मेम्ब्रेन इनहिबिटर ऑफ रिएक्टिव लाइसिस। इसको मार्क करने के लिए CD59 होता है और ये C5 कन्वर्टेज को कंट्रोल करता है। अगर ये दोनों में कोई डिफेक्ट आता है, एक्वायर्ड डिफेक्ट आता है, तो उसके कारण क्या होगा, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया। तो ये होगा। और क्या है, आई फैक्टर H एंड फैक्टर I होता है। फैक्टर H एंड फैक्टर I का काम होता है ऑल्टरनेट पाथवे को इनिबिट करना। अगर फैक्टर H एंड I डेफिशिएंट है तो कोई भी टाइप की चीज़, कोई भी बैक्टीरियल टॉक्सिन एंटर कर गया, उसके कारण कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो उसके कारण कॉम्प्लीमेंटोपैथीज आएंगी। कॉम्प्लीमेंटोपैथीज क्या है कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बढ़ने के कारण सेल वॉल या सेलुलर, हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर में डैमेज आता है, तो उसके कारण क्या होगा, एटिपिकल हीमोलाइटिक क्रॉनिक सिंड्रोम, यूरोनिक सिंड्रोम, सॉरी मैं इसे ठीक से लिख देता हूँ ताकि सब कोई कंफ्यूज ना हो, यूरोनिक सिंड्रोम, एटिपिकल हीमोलाइटिक यूरोनिक सिंड्रोम। अब आते हैं ब्रेडिकाइनिन पे। ब्रेडिकाइनिन में क्या हो रहा है, काइनिन कैस्केड सिस्टम के थ्रू होता है। काइनिन कैस्केड सिस्टम प्रोड्यूस ब्रेडिकाइनिन। अब ये सिस्टम क्या है, सबसे पहले क्या आता है, प्रोकैलिक्राइन फैक्टर 12 और हाजमेंट फैक्टर। जब फैक्टर 12 या हेजमेंट फैक्टर क्या होगा, किसी भी नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आएगा, किसी भी नेगेटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस में आएगा तो इट विल एक्टिवेट, ये एक्टिवेट होकर प्रोकैलिक्राइन को कैलिक्राइन में बदलेगा। कैलिक्राइन विल बी कन्वर्टेड इनटू हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनिनोजन, और ये काइनिनोजन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। और ब्रेडिकाइनिन का काम क्या होता है, इट लीड्स टू पेन, वेसोडाइलेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज। पेन किसके साथ कर रहा था, PGE2 के साथ, तो याद रखना है PGE2 एंड ब्रेडिकाइनिन दोनों पेन कॉज करते हैं, PGE2 दोनों पेन कॉज करते हैं। अब ये देखने मिल गया। अब और क्या देखने मिला कि कोएगुलेशन सिस्टम क्या कर रहा है, कोएगुलेशन सिस्टम में थ्रोम्बिन जो कि एक मास्टर रेगुलेटर है वो स्टिमुलेट करेगा प्लेटलेट एक्टिवेशन रिसेप्टर को। प्लेटलेट एक्टिवेशन रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट होता है तो इट विल लीड टू प्लेटलेट एक्टिवेशन लीड टू इन्फ्लेमेशन। तो दिस इज़ अबाउट द मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। अगले टॉपिक में मैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और उसके साथ ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन एंड वुंड रिपेयर एंड हीलिंग, ये दोनों एक साथ बता दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच ट्राइबल्स।